गुड इवनिंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेशन है सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और आज का जो टॉपिक है, जैसा कल हम लोग डिस्कस किए थे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सरकारी परियोजना के तहत जो सवाल बनने की संभावना है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें उन बच्चों को भी फायदा होगा जो 66th बीपीएससी मेंस की परीक्षा दे रहे हैं और आपके जीएस पेपर 2 में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए, हिंदी मीडियम के बच्चों, आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम यू ऑल टू KSIS Academy एंड दिस सेशन इज ऑन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये सेशन है। जो आज हमारा क्वेश्चन है वो है डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है। और देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में भी एक फुल क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं इसके विभिन्न स्तंभ क्या हैं, गंभीर रूप से मूल्यांकन करें। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है, डिजिटल इंडिया के विभिन्न स्तंभ क्या हैं या इसकी सफलता के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग को देखना है, और तीसरा गंभीर रूप से मूल्यांकन करें। यदि आप बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का स्वरूप ऐसे बना लीजिए कि डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है और बिहार में इसकी सफलता का मूल्यांकन करें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है। तो जैसे हम लोग मेंस में हमेशा बात करते हैं कि आपके आंसर का 3 महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा आपका मेन बॉडी, जो मुख्य जो क्वेश्चन है उसको आप आंसर कर रहे हैं। जैसे हमारा मुख्य बॉडी हो जाएगा आंसर का डिजिटल इंडिया का महत्व, और तीसरा है कि निष्कर्ष निकालिए। तो 3 पार्ट होता है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है डिजिटल इंडिया का महत्व। तो डिजिटल इंडिया का महत्व को आज हम लोग इस सवाल को मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आपका जो आंसर का पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। दूसरा चीज, आप अपने रफ में कुछ पॉइंट्स बना लें, क्योंकि मेंस में आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि डिजिटल इंडिया का महत्व है, इसका प्रस्तावना लिखने के लिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखना होगा। तो वो महत्वपूर्ण शब्द क्या हो जाता है इंट्रोडक्शन के लिए? पहल, आकांक्षा, प्रमुख कार्यक्रम, सशक्त समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आप यदि ये सब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और इन शब्दों को जोड़ देंगे तो अपने आप आपका प्रस्तावना तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन आपके इमेज को बनाता है और प्रस्तावना जितना अच्छा रहेगा एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा मेंस आंसर में कि जैसे कोई आप अच्छी फिल्म देखते हैं तो हर एक सीन में आपका जिज्ञासा बना रहता है, उत्सुकता बनी रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है। उसी तरह आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जो बनेगा वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए कि हाँ, ये जो आंसर है किसी दिशा में हमको लेके जा रहा है और इस दिशा का अंत होगा आपका निष्कर्ष। चलिए, इन बातों के साथ ही
हम लोग आज का आंसर राइटिंग सेशन को चालू करते हैं। तो डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है? तो डिजिटल इंडिया का महत्व जानने के लिए हम लोग पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण शब्द हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उदय देश के लिए न केवल एक पहल के रूप में बल्कि एक आकांक्षा के रूप में हुआ है। कहने का मतलब है कि ये 2015 में ये चालू हुआ है ये कार्यक्रम, और ये काफी गति भी आ चुकी है, इसमें काफी सफलता भी आ चुकी है। लेकिन हम लोग को और भी मुकाम हासिल करना है, इसलिए हम लोग शब्द लिखे हैं एक आकांक्षा के रूप में हुआ है। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उदय देश के लिए न केवल एक पहल के रूप में बल्कि एक आकांक्षा के रूप में भी हुआ है। अब आप लिखे हैं पहल और आकांक्षा, तो आकांक्षा का उदाहरण भी देंगे आगे। पहल का यानी इस पहल, यदि ये पहल है, ये प्रमुख कार्यक्रम है, तो इसकी सफलता भी कुछ आपको इंट्रोडक्शन में ही देना है, क्योंकि आप अच्छे अच्छे शब्दों का एक माला तो नहीं बनाएंगे, आप उसको तथ्य और उदाहरण के साथ साबित भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज, अब देखिए महत्वपूर्ण शब्द है कि ऐसा ये कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है डिजिटल रूप से सशक्त समाज, यानी आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आप सशक्त समाज बनाने के लिए आपकी क्या क्या पहल है उसको आप जरूर लिखेंगे। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करने की परिकल्पना निहित है। ज्ञान अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी, वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था, भारत एक विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बनना चाहता है। आप ये बात अपने इंट्रोडक्शन में लिखिए, और चूंकि ये शब्द आप ज्ञान अर्थव्यवस्था लिखे हैं, इसको आगे भी आप समझाइए कि ज्ञान अर्थव्यवस्था कैसे भारत बनेगा यदि भारत डिजिटल इंडिया बनता है, क्योंकि मेन क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिजिटल इंडिया का महत्व। अब चलिए सेकेंड लाइन में हम लोग उद्देश्य की बात किए हैं, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार का लक्ष्य देश के हरेक भाग में उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अब देखिए लक्ष्य बता दिए कि इसका लक्ष्य जो है देश के सुदूर भाग में भी, सुदूर क्षेत्र में भी, कोने कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी, अच्छी गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और यदि हर एक क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है तो आप अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करके फिर आगे क्या करेंगे? लिंक होना चाहिए ना हर एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में, तो लिंक देखिए। इसके अलावा इसका उद्देश्य, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा इसका उद्देश्य है विशिष्ट पहचान को एक साधन के रूप में स्थापित करना। आपका जो आधार कार्ड बनता है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, और इस आइडेंटिटी कार्ड के जरिए आपकी एक डिजिटल पहचान बनेगी। दूसरा चीज, भारत के हरेक लोग का वित्तीय समावेशन, जिसको इंग्लिश में हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी कहते हैं। वित्तीय समावेशन मीन्स आप लोग हर एक चीज, हर एक डाटा, हर एक जो है, हर एक लिंक के द्वारा जो है भारत को एक आर्थिक समाज बनाने में संकल्प करेंगे। वित्तीय समावेशन मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र भी चाहती है कि सारे लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े, और नागरिकों का भी ये पहल होना चाहिए कि हम लोग सरकारी तंत्र के भागीदार बने। तो इसीलिए इसके अलावा ये लाइन पढ़िए, इसका उद्देश्य विशिष्ट पहचान को एक साधन के रूप में स्थापित करना और उसके जरिए डिजिटल पहचान, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन में सरकार की भी पहल होनी चाहिए और नागरिकों की पहल होनी चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि अगला सेंटेंस पढ़िए, और कॉमन सर्विस सेंटर तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पहला जो है भाग है। आपका इंट्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद यदि आप ये लाइन लिखना चाहें तो लिख ले, एक आपके आंसर को सुंदर बनाएगा। डिजिटल इंडिया को अब
सिर्फ भारत सरकार की पहल के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि ये लोगों विशेषकर गरीब और वंचित तबकों तथा सरकारी तंत्र में मौजूद लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। ये बातें जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है, और वो वही बात किया गया है जो हम लोग डिस्कस किए थे कि सरकारी तंत्र और आम नागरिक दोनों एक साथ मिलेंगे तभी आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कामयाब होगा। ठीक है, अब जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपका 2015 से चालू हो गया है। अब इंट्रोडक्शन में आपको उसके सफलता का भी कुछ उदाहरण देना है। तो सफलता का उदाहरण क्या देना है? तो चलिए, निसंदेह भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफी तेजी से विस्तार हुआ है। 2015 से काम हुआ है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार भी हुआ है, सफलता भी मिला है। कैसे कह सकते हैं भैया? तो चलिए उदाहरण देखते हैं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण ही लोग घर में काम करने लगे, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल पेमेंट होने लगा। आपके पास बहुत सारा ऐप है जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में पेमेंट कर सकते हैं। छात्र जो है टीवी, मोबाइल और लैपटॉप से शिक्षा प्राप्त करने लगे। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? मोबाइल और लैपटॉप से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मरीज, हेल्थ सेक्टर का भी उदाहरण दे दीजिए। आप क्या किए? एक आम लोगों का एक उदाहरण दिए, वर्क फ्रॉम होम। फिर आप फाइनेंस, वित्तीय सिस्टम के बारे में बताएं, आप स्टूडेंट के बारे में बताएं, तो सर हेल्थ सेक्टर के बारे में बोलिए। मरीज टेली परामर्श ले रहे हैं। कहने का मतलब कि अब जो है आप ई हेल्थ सर्विसेज चालू हो गया है। टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है मरीजों को भी डॉक्टर देखना चालू कर दिए हैं। तो मरीज टेली परामर्श लेने में तथा भारत के सुदूर क्षेत्र के किसान सीधे अपने बैंक खातों में पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने में सक्षम है। बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में भी जो किसान हैं, जो उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में उतना मालूमात नहीं है, उन लोगों को भी अब जो है भारत सरकार की ये पहल का फायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण पीएम किसान योजना जो है, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से उनके अकाउंट में सीधे पैसा पहुंच रहा है। सच तो यह है कि मोबाइल अब जिंदगी का आम हिस्सा बन गया है। शहरों के साथ साथ गांवों में भी यह बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। तो ये देखिए आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो है, अब हम लोग मेन बॉडी ऑफ द आंसर चालू करते हैं। और मान के चलिए कि अपने आप में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया का महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू को लेते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो आपका चालू होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो पहला पैराग्राफ मेन बॉडी ऑफ, अभी तक प्रस्तावना इंट्रोडक्शन लिखे, अब आप मेन बॉडी ऑफ द आंसर आ जाइए। तो मेन बॉडी ऑफ द आंसर में पहला आप क्षेत्र लीजिए कृषि, एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में जो है आप शुरुआत कीजिए कि ये डिजिटल इंडिया एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है, एक आंदोलन है। तो डिजिटल इंडिया या डिजिटल इंडिया क्रांति ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर जीवन के हर क्षेत्र पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये पहला पैराग्राफ में जो पहला लाइन है, आप कह रहे एग्जामिनर को, देखो अब हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे और इस अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो हेल्थ में है, स्वास्थ्य में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे निजी क्षेत्र में, कॉरपोरेट जगत में, सबको हम जो है बारीकी से आपको हम अपने आंसर के द्वारा बताएंगे। तो हाल के वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक तकनीकों का सृजन किया है। जब आप बोल रहे हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जो है उसके तकनीक से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह
एक आईएएस ऑफिसर की तरह अपने बात को साबित करना है। तो कैसे साबित करना है? तो हम लोग पहला पैराग्राफ में कृषि का, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो चलिए भैया उदाहरण दे देते हैं, अपने बात को साबित कर देते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से नई कृषि विधियां, मौसम संबंधी जानकारियां, कटाई उपरांत तकनीक, मिट्टी की जांच, प्रसंस्करण के तौर तरीके सहित मंडी के ताजा भावों की जानकारी, है ना, मंडी के ताजा भावों की जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महज एक क्लिक पर घर बैठे हासिल की जा सकती है। तो आप जो हैं अभी बात की है कृषि का, अब जो है हम लोग थोड़ा सा यहां पे और भी आगे बढ़ते हैं कि आज तो अभी तक हम लोग कृषि में कर चुके हैं, अब इसके आगे क्या संभावना है कृषि में, या आम जीवन में इसकी क्या संभावना है। तो थोड़ा सा अवसर के रूप में अब जो है डिजिटल इंडिया को टेक्नोलॉजी से, तकनीक से मिला दीजिए, ताकि आपका पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में जो है एक कंटिन्यूटी, सीक्वेंस बना रहे, है ना। ऐसे तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप अपना नोट्स बनाते होंगे तो हर एक पॉइंट का एक हेडिंग डालते होंगे, लेकिन मेंस में हेडिंग डालने से परहेज कीजिए। आपका पहला लाइन बता देना चाहिए कि अब हम लोग कौन से टॉपिक पे, कौन से विषय पे, कौन से बिंदु पे चर्चा करेंगे। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत में अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि यदि आप पहला शब्द ये देखते हैं कि भारत में अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़कर देखा जा रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में देश इस शक्तिशाली तकनीक के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। ये जरूर लिखिएगा ये सेंटेंस, ऐसी उम्मीद है। अब देखिए आप कृषि का पहला पैराग्राफ में कृषि का उदाहरण लिए, अब कृषि का उदाहरण लेके कि देखिए टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण जो है काम कर चुके हैं। अब टेक्नोलॉजी पे भी आपको कुछ कहना होगा, कंटिन्यूटी तो बनाना होगा ना। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपका दूसरा पैराग्राफ सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी टेक्नोलॉजी को जोड़ देगा। और यदि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप साफ साफ कह देंगे कि ऐसा हमको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, उसको हम लोग देखें, उसको जोड़ के देखें, तो भारत जो है एक तकनीक का वैश्विक केंद्र के रूप में हमको ऐसा लगता है कि उभरेगा। इससे क्या होता है कि आपकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच जो है एग्जामिनर को इंटरेस्ट करेगी, एग्जामिनर आपको अट्रैक्ट करेगा। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप एग्जामिनर को अपने आंसर से बांध के रखें कि अब अगले सीन में क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में नागरिकों के निजी तथा व्यवसायिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी निजी जिंदगी में भी, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव देगा। कैसे देगा भैया? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, बहुत सारा एनालिसिस, विश्लेषण करने को मिलेगा। और मान लीजिए इस बार का बारिश, 5 साल पहले का बारिश, ये सब चीज आपके पास डाटा होगा तो आप विश्लेषण कर सकते हैं कि इस मिट्टी में, इस समय में कौन सा जो है कृषि कार्य किया जाए। इस तरह से बहुत सारा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसी पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूलभूत शक्ति बहुत ही विशाल स्तर पे डाटा अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करके पुराने रुझानों से तुलना करते हुए सटीक निष्कर्ष निकालने में है। इसलिए यह आने वाले समय में हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करने वाली है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, सेकंड पैराग्राफ का अंतिम जो पैराग्राफ बना है कि इसलिए यह आने वाले समय में हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करने वाली है। आपके प्रस्तावना में जो आप बात कहे थे उसको उदाहरण के सहित आप जो है जोड़ दिए। ये हो गया दूसरा पैराग्राफ।
अब तीसरा पैराग्राफ का हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि हम लोग कृषि बात किए, हम लोग डिजिटल इंडिया बात किए, डिजिटल इंडिया तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किए। अब जो है ये सब जो इस्तेमाल किसके लिए होगा, ये सब इस्तेमाल होगा आम नागरिकों के लिए। ठीक है, ये सब इस्तेमाल कौन करेगा, तो सरकारी तंत्र करेगा। सरकारी तंत्र की सेवाएं होंगी आम नागरिकों के लिए, और आम नागरिकों का क्या कोई अवसर मिलेगा, कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो इस पे अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। तो थर्ड पैराग्राफ देखिए, आज एक तरफ डिजिटल लेन देन में काफी तेजी आई है ना। डिजिटल लेन देन में जो भी आपका बैंक अकाउंट है डिजिटल तरीके से आप निपटान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भूमि रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण हो रहा है। माने भूमि का जो भी रिकॉर्ड है पहले मैनुअल फाइल में रहता था, फाइल 100 साल पुराना फाइल जो है कागज खराब हो जाता था, आज सब कुछ जो है उसका ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटलीकरण हो चुका है। आपका फसल का बीमा कार्ड, फसल के बारे में, बीमा कार्ड के बारे में, आपका सॉइल हेल्थ माने मृदा कैसा है उसका स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड सहित जितने भी सरकारी परियोजना है सब जो है एक रिमोट कंट्रोल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मॉडलिंग टूल्स के द्वारा जो है आपके यहाँ एक आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पहले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात किए, अब आप टेक्नोलॉजी का आम जिंदगी में उदाहरण की बात कर दिए। इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी में है। और यदि ये सब उदाहरण देखते हुए आप जरूर लिखेंगे कि इस तरह कृषि और किसानों के हित में डिजिटल टेक्नोलॉजी के ने नए रास्ते खोल दिए हैं। इस तरह कृषि और किसानों के हित में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने नए रास्ते खोल दिए हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ। अब जो है चौथा पैराग्राफ हम लोग बात करेंगे। तो चौथा पैराग्राफ में हम लोग ये बातें करेंगे कि कृषि है, सरकारी तंत्र है, आम नागरिक हैं, क्या भारत का निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट जगत, क्या भारत की निजी कंपनी भी इस पहल में जागरूक है। तो हम लोग को, आपको एग्जामिनर के मन में यह क्वेश्चन आएगा, तो आप जो है एग्जामिनर को इस बात से भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो अब चलते हैं हम लोग चौथे पैराग्राफ पे। चौथा पैराग्राफ जो है निजी कंपनियों के पहल के बारे में, उनके जो है सहयोग के बारे में हम लोग बात करते हैं। यही नहीं, भारत सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर कई राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपग्रह तकनीकों का प्रयोग करते हुए फसलों का मॉनिटरिंग का काम भी कर रही है। मतलब अब देखिए, निजी कंपनी भी किस तरह से आपके कृषि जीवन में मदद कर रहा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे तो डाटा एकत्रित होगा, आपके पास डाटा हो जाएगा, और उस डाटा के आधार पे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि देश भर के किसानों को बुआई कब करना है, कौन सा फसल का चयन करना है, कौन से कीटनाशक का छिड़काव करना है, फसल काटने का सही समय क्या होना चाहिए। तो ये सारी सूचनाएं जो हैं आपको पहले मिल जाती है। अब देखिए, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सरकारी तंत्र, आम नागरिक जो है, और चौथा पैराग्राफ निजी कंपनी का हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, आप जो चौथे पैराग्राफ में निजी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बात बेसिकली क्या किया जा रहा है कि निजी कंपनी और सरकारी तंत्र जो है मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अनुसंधान कर रही है, ये रिसर्च कर रही है, नवाचार लेके आ रही है। तो अब जो है आपको ये बताना होगा कि कौन कौन सा लाभ, अनुसंधान का क्या क्या फायदा हुआ है। तो इसका उदाहरण लिखिए। आपका जो 5वां पैराग्राफ होना चाहिए, ये जो है आपका अनुसंधान का परिणाम होना चाहिए। जिस उत्साह के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित किया गया, उसका परिणाम भी उसी अनुरूप रहा। देखिए, पहले लाइन में आप बता दिए कि अभी तक हम लोग जो बात किए हैं
उसका अब हम परिणाम बात कर रहे हैं। आपको नया हेडिंग लिखना नहीं पड़ेगा कि आप लीजिए परिणाम इसका, वो आपके अपने नोट्स के लिए हो सकता है, पढ़ने के लिए होता है। मेंस में इस तरह से हेडिंग नहीं बनाइए, आपका पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ही बता देना चाहिए कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो जिस उत्साह के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित किया गया, उसका परिणाम भी उसी अनुरूप रहा है। क्या भी रहा है भैया? अब तक 127 करोड़ से अधिक नागरिकों को आधार जारी किया जा चुका है। ये सही है, सरकार के फेवर में आप लिख रहे हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहते हैं, इसके तहत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के कई योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों रुपए वितरित कर चुका गया है या कर चुके हैं। फिर आप देखिए, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग भी एक नया मुकाम हासिल कर चुका है। आपका डाटा रेट जो है कम हो चुका है। दस्तावेजों को क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए डिजी लॉकर में अब तक करोड़ों दस्तावेज पंजीकृत किए जा चुके हैं। ये भी देखिए, आप परिणाम, सफल परिणाम बता रहे हैं। इस तरह डिजिटीकरण दिन पे दिन सफलता के नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो अभी तक देखिए आप क्या लिखे हैं। अभी तक आप जो है एक तरह से एग्जामिनर को समझा दिए हैं कि भाई देखिए, डिजिटल इंडिया में काफी कार्यक्रम हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई है, अनुसंधान हुआ है, लोग को फायदा मिल रहा है, किसानों को फायदा मिल रहा है, नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा लिखना जरूरी है? फिर आप गंभीर रूप से क्या मूल्यांकन किए? आपको गंभीर रूप से ही मूल्यांकन करना है ना। तो अब जो है गंभीर रूप से मूल्यांकन करना है हम लोग को। तो गंभीर रूप से मूल्यांकन करने के लिए जो है, अब आप चलिए हम लोग देखते हैं कि कहां कहां चुनौती। तो अब आपका जो है छठा पैराग्राफ जो होना चाहिए, अभी तक सफलता की बात की है, अब आपको करना है आगे की राह, यानी कि चुनौती क्या क्या है। तो चुनौती क्या क्या है, चलिए आपका छठा पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट होता है कि प्लस माइनस दोनों आपको लिखना है, नकारात्मक सकारात्मक नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ लिखना है। तो 6th पैराग्राफ आपका चालू होता है। आज कोविड-19 महामारी के चलते कई महीनों से बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, किंतु अभी ग्रामीण भारत में इतने बड़े पैमाने पे डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है। चलिए, शहरों में, बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेजों में जहां सक्षम बच्चे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या यही स्थिति गांव की है? तो हम लोग को ग्रामीण जीवन में भी डिजिटल इंडिया लाना है। इसीलिए कि सभी बच्चे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई, चूंकि सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सके, इसलिए जरूरत है कि यदि हम लोग ग्रामीण विकास की बात करें तो उसमें डिजिटल शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामने आना चाहिए। देखिए, फिर से पढ़िए। अब कोविड-19 महामारी के चलते कई महीनों से बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, किंतु अभी ग्रामीण भारत में इतने बड़े पैमाने पे डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है कि सभी बच्चे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ऐसे में आज सबसे बड़ी जरूरत है कि डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण विकास के अधिकतर कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने की। और यदि आपका सशक्त ग्रामीण विकास होगा तभी अब भारत जो है वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनेगा। तो ये चुनौती है। यदि चुनौती को आज आप हल कर लेते हैं, तब आज जब भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल कार्यक्रम तथा वर्चुअल कक्षाएं खासतौर पर ग्रामीण एवं सुदूर शिक्षित लोगों के लिए अहम भूमिका निभाएगी, ऐसे में डिजिटल शिक्षा एवं वर्चुअल लर्निंग को ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पहली जरूरत बनाना बेहद जरूरी है। कहने का मतलब कि जब भी आप ग्रामीण विकास की बात करें तो डिजिटल शिक्षा सबसे पहला प्रोग्राम होना चाहिए, वर्चुअल लर्निंग सबसे पहला प्रोग्राम होना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और आज समय आ गया है कि जब हमें हर गांव तक पहुंचाना होगा, यानी डिजिटल इंडिया को पहुंचाना होगा, और समावेशी चिरस्थायी मतलब परमानेंट ऑल इंक्लूसिव, सब कोई, समावेशी चिरस्थायी, ये टेक्निकल शब्द है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और समावेशी चिरस्थायी
और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्मार्ट गांव के बारे में भी नया संवाद कायम करना होगा। कहने का मतलब है कि आप जो हैं एक अपने तरफ से, एक अधिकारी के तरफ से एक राय दे रहे हैं कि ठीक है आप ग्रामीण विकास की बात कीजिए, लेकिन डिजिटल शिक्षा की बात कीजिए, और गांव को भी अभी तक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट गांव के बारे में भी बात कीजिए। और अब जो है आप अपने जो पड़ाव के सबसे अंतिम मोड़ पे आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं कौन सा, अब हम लोग जो है अपने निष्कर्ष पे चलते हैं। तो निष्कर्ष निकालिए। तो निष्कर्ष में आपको प्लस माइनस अपॉर्चुनिटी अवसर सब कुछ करना है। तो ये लास्ट पैराग्राफ आ जाता है आपका निष्कर्ष। संक्षेप में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना देश में साकार रूप ले रही है। आप पहले लाइन से अपने निष्कर्ष से बता रहे हैं कि देखिए हम लोग जो भी अभी चर्चा किए, डिजिटल इंडिया का पहल है और डिजिटल इंडिया का पहल काफी सफल भी रहा है। ये कार्यक्रम समूचे देश को डिजिटल रूप से सशक्त, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान विज्ञान के प्रति जागरूक समाज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज्ञान विज्ञान के प्रति जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर करने के अपने मूल उद्देश्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये निष्कर्ष में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द है। संक्षेप में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना देश में साकार रूप ले रही है। ये कार्यक्रम समूचे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान विज्ञान के प्रति जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर करने के अपने मूल उद्देश्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले कुछ वर्षों में हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालने के लिए तैयार है। कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारा अनुसंधान हुआ है, बहुत सारी सफलता मिली है और आगे भी इतनी सफलता मिलेगी कि हमारा जिंदगी जो है, जिंदगी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले कुछ वर्षों में हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालने के लिए तैयार है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। अब देखिए, अच्छा जब गुड लिखे, अब थोड़ा सा चैलेंज लिखिए, चुनौती लिखिए। इन सब उपलब्धियों के बीच चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की है कि हम लोग को साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, इस सिस्टम को हम लोग को मजबूत करना है। सरकार को इस दिशा में शीघ्र गंभीर प्रयास करने की जरूरत है ताकि साइबर हमलों तथा वायरस आदि से डिजिटल उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस तरह से यदि अपने आंसर को लिखेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन हर एक शब्द को चुन के लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे, आपके एग्जाम आंसर शीट में रफ साइड होता है। आप इस तरह से हर एक तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो भी जल्द ही आपका 66वां बीपीएससी मेंस होने वाला है। हम तो बच्चों को यही बोलते हैं कि 300 में से कम 250 आप लोग को आ जाना चाहिए। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट करेंगे, आप सफलता ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन के अगले भाग को टच करेंगे और फिर बिहार में इसकी क्या चुनौती है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।